नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है हमारे स्पेशल शो माहौल तगड़ा है का, जिसकी शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। अब से थोड़ी ही देर में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यह अहम मीटिंग होगी। 5 चुनावी राज्यों को लेकर इस बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 सदस्यों के साथ मंथन करेंगे। जो कमजोर सीटें हैं उन्हें लेकर यहां पर चर्चा होगी। कमजोर सीटों पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर यहां पर रणनीति बनाई जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया डेली लाइव संवाददाता और मेरे सहयोगी विवेक शांडिल इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, देखिए, अब से कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होनी है और मीटिंग काफी अहम है, क्योंकि आज की मीटिंग में बीजेपी उन जगहों की बात करेगी, उन सीटों पर चर्चा करेगी, उन प्रदेशों में जहां पर वो कमजोर रही है। देखिए, इस मीटिंग का मकसद साफ है। दरअसल आपने देखा होगा कि अभी तक की बैठकों में या फिर अभी तक के चुनाव की स्ट्रेटेजी में बहुत समय करीब आने पर ही बीजेपी इस तरह के कैंडिडेट्स पर और लिस्ट पर चर्चा करती थी। अभी तक की जो रणनीति होती थी, आपने इससे पहले कर्नाटक का चुनाव देखा होगा, गुजरात का चुनाव देखा होगा। आचार संहिता लागू होने के बाद ही कैंडिडेट्स फाइनल किए जाते थे और कैंडिडेट्स तय किए जाते थे। लेकिन ये पहली दफा है जब बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली, स्टांस बदला है। और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी 2.5-3 महीने का वक्त है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, लेकिन यहां पर मीटिंग शुरू हो गई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या और इसको पीछे की रणनीति क्या है, इसको समझने के लिए मेरे सहयोगी यहां पर पीयूष मौजूद हैं। पीयूष से समझेंगे, चूंकि वो बीजेपी कवर करते हैं। पीयूष, आखिर बीजेपी को इतनी फॉरवर्ड प्लानिंग क्यों करनी पड़ रही है? जो मीटिंग्स आचार संहिता लागू होने के बाद होती थी, वो मीटिंग अब 2-2.5 महीने पहले क्यों? विवेक, के सवाल इस वक्त सभी लोग पूछ रहे हैं और एक दूसरे से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या बदलाव किया भारतीय जनता पार्टी ने कि वो अभी से मीटिंग कर रही है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह है क्योंकि कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था और वो सबसे अधिक वहां पर उन्होंने रैलियां की थी। लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक की जो स्थिति रही, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर सबक लिया कि उसने प्रत्याशी चयन में ही बहुत देर कर दी और जिन्हें टिकट दिया वो जब फील्ड पर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी, काफी रण खत्म हो चुका था। इसलिए कमजोर सीटों को सबसे अधिक चयनित करना है इन्हें और उस कमजोर सीट पर किस तरह से वो अपनी रणनीति को बना सकें, किस तरह से फोकस कर सकें, वहां पर कैंडिडेट कौन हो और क्या कैंडिडेट्स के चेहरे हों, इन सभी। आप एक फॉर्मूले की भी बात कर रहे थे, आप ABCD कोई फॉर्मूला बता रहे हैं जिसपे जो आपको सोर्सेज से जानकारी मिली है, इस फॉर्मूले के हिसाब से सीटें तय की जा रही है और इसलिए इसी फार्मूले की वजह से इतनी पहले मीटिंग शुरू करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, ये एक फार्मूला है कि भारतीय जनता पार्टी ने ABCD 4 कैटेगरीज तय की हैं, जिसमें D और C वो कैटेगरी है, जिसमें D कैटेगरी वो है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का आज तक खाता नहीं खुला जिस सीट पर, और सीट कभी जीती नहीं पार्टी, कभी नहीं जीती पार्टी। और दूसरा C कैटेगरी जो है वो कैटेगरी वो है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीत का मार्जिन बहुत कम रहा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी ने 1-2 बार ही वहां जीत हासिल की हो। और B कैटेगरी वो कैटेगरी है जहां पर प्रत्याशियों में मार्जिन का बहुत कम अंतर रहा हो। साथ ही साथ A कैटेगरी वो है जो उसकी सबसे सुरक्षित सीट है। तो A कैटेगरी पर कम फोकस करना है, लेकिन B, C, D। तो आज जो चर्चा वो C और D को लेकर होगी। किन राज्यों पर आज फोकस ज्यादा है? आज 3 राज्य जो हैं जिन पर सामने एकदम चुनाव आ रहा है और जल्दी ही वहां 2-3 महीनों में चुनाव हो सकता है, वो 3 राज्य हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, जिसमें मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपोजिशन की सरकार है। ऐसे में साफ है कि इनका फोकस इन 3 राज्यों की उन कमजोर सीटों पर पहले होगा जिन्हें जीत सकें। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे है, उस सर्वे की जो रिपोर्ट है उस पर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। उस सर्वे की रिपोर्ट में ये जानकारी मिल रही है, पीयूष और अदिति आपको भी जानकारी दे दे। जो जानकारी आ रही है इंटरनल सर्वे की बीजेपी की, उसमें जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है वहां रिपोर्ट ओके आई है बीजेपी की, यानी कि अपनी रिपोर्ट से बीजेपी संतुष्ट मानकर चल रही है अभी तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल सर्वे की जो रिपोर्ट है उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी तमाम अन्य सर्वे भी कराती रहती है और उन सभी रिपोर्टों को आज वहां पर रखेगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त इसलिए है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित भाई शाह का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार वही हैं, वही चाणक्य हैं, वही रणनीति सेट करते हैं और उनके दौरे कई हो चुके हैं, कई उन्होंने पार्टीगत मीटिंग भी ली है। और इधर NDA के साथ लगातार प्रधानमंत्री की जो मीटिंग थी उसमें भी मध्य प्रदेश की अलग से एक मीटिंग की गई थी और छत्तीसगढ़ की भी।
जी, तो शायद यही वजह है अदिति, और इसके लिए आज जो विशेषकर 3 राज्य हैं, मैं पीयूष को साथ में रखना चाहूंगा, आज जो 3 राज्य हैं उससे लेकर मीटिंग में चर्चा होगी। इसके अलावा ये केंद्रीय चुनाव समिति की बैठकें इस तरह से और भी हो सकती हैं फिर जो बाकी चुनाव के लिए। बिल्कुल, आज एक परिपाटी जो है वो तय कर दी गई है। एक परिपाटी जिस तरह से उन्होंने रखी है कि आज वो चुनाव के पहले ही अपनी तैयारी करते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी विवेक की बात कहती है कि एक चुनाव खत्म होता है हम दूसरे की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इस तरह की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के अब तक के इतिहास में पहली बार। विवेक, क्या ये माना जाए कि जैसा कर्नाटक में हमने देखा, अभी यहाँ पर हमारे सहयोगी पीयूष भी इसका जिक्र कर रहे थे, कर्नाटक एक वेकअप कॉल रहा है बीजेपी के लिए कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ही किसी राज्य में जीत को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, ग्रास रूट लेवल पर जाकर भी कौन प्रत्याशी होगा, उसका इतिहास क्या है, उसका लोकल कनेक्ट क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। तो कर्नाटक ने यहां वेकअप कॉल का काम किया है। जी अदिति, ये सवाल मैं पीयूष से भी ले लेता हूं, और चूंकि कर्नाटक चुनाव के वक्त लगातार हम कवरेज दे रहे थे और कर्नाटक चुनाव पर बातचीत की जा रही थी, उस समय बीजेपी की स्ट्रैटेजी जो थी वो भी हमने देखी थी। तो आपकी बात से मैं सहमत हूं, एक वेकअप कॉल के तौर पर मान रही है, और उसी के बाद से बीजेपी ने अपना स्टांस भी बदला है। क्या कर्नाटक चुनाव की हार के बाद ही बीजेपी ने स्टांस बदला और अब इतनी फॉरवर्ड प्लानिंग के साथ चल रही बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि अमूलचूल परिवर्तन अपने संगठन में भी किया है। संगठन में तमाम उन चेहरों की छुट्टी की और तमाम नए चेहरों को लाई है। तमाम राज्यों के उसने जो चुनावी राज थे वहां पर संगठन में फेरबदल किए हैं और बड़े फेरबदल किए हैं। उसकी वजह यही थी कि संगठन को कसना है, उसके साथ ही साथ अब वो पार्टी के साथ साथ क्षेत्र स्तर पर यानी सीटों के स्तर पर भी अपना कसाव देखना चाहती है। वो देखना चाहती है अपने मापदंड पर जिन कैंडिडेट्स को टिकट देगी वो कितने खरे उतरेंगे, हमारी कमजोर सीट पर अब तक पार्टी का क्या फोकस रहा है। इसके लिए अभी 3 महीने का पर्याप्त समय है। बिल्कुल 3 महीने का भारतीय जनता पार्टी मानती है उसके पास पर्याप्त समय है। अगर वो कोई कैंडिडेट फाइनलाइज करती है, उससे पार्टी सूत्रों के द्वारा खबर कर दी जाती है आप तैयारी करिए, तो निश्चित तौर पर उसके पास 3 महीने का एक बड़ा वक्त होगा जब वो अपनी तैयारी सुदृढ़ कर सकता होगा। तो अदिति, आप ठीक कह रही थी, एक वेकअप कॉल की तरफ बीजेपी ने इसे लिया और शायद इसी के बाद ये रणनीति बदली है कि अब थोड़ा पहले से कैंडिडेट्स पर बातचीत की जाए और उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। जैसे कि पीयूष बता रहे थे, ABCD। ए वो है जहां पर बीजेपी की जीत सिक्योर है, बीजेपी को कोई टेंशन नहीं है। B वो है जहां पर बीजेपी जीती है लेकिन जीत का मार्जिन कम है। C वो कैटेगरी है जहां बीजेपी हारी है लेकिन हार का मार्जिन कम है। और D कैटेगरी वो है जहां बीजेपी आज तक नहीं जीती है। तो इसी हिसाब से कैटेगरी वाइज अब सीटों का जो है वो आवंटन इन तमाम राज्यों में कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। विवेक, ये भी मानना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी हमेशा ही इलेक्शन मोड में रहती है, एक चुनाव खत्म होता है और बीजेपी आगे की रणनीति पर लग जाती है। जिन अभी विधानसभा चुनावों की हम बात कर रहे हैं उसके तुरंत बाद ये एक रनअप है लोकसभा चुनाव के लिए, इसीलिए बीजेपी अब कहीं भी कोई भी कमजोर कड़ी नहीं छोड़ना चाहती। ये पीयूष, जो सवाल है वो ये है कि बीजेपी कोई लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती इस बार, और जो बीजेपी कहती भी है कि चुनाव जो है वो सतत प्रक्रिया है, क्या उसी के मद्देनजर इस बैठक को देखा जाए? देखिए, इस बैठक को कई नजरिए हैं जिनसे देखा जा सकता है। पहला नजरिया यह है कि आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ करना चाहती है। कर्नाटक रिपीट ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के जहन में है। दूसरा सबसे बड़ा है कि 24 का रण उसके ठीक बात है। तो एक तरह से 24 के रण के पहले, क्योंकि 24 के रण में भी इसी तरह की बैठकें करेगी और वक्त के पहले करेगी, तो उसके पहले की तैयारी किस तरह होगी, ये पूरे संगठन की एक तरह से ओवरहॉलिंग की तैयारी है। पूरे संगठन और सरकारों, तमाम जो बीजेपी शासित सरकार हैं वहां पर भी ओवरहालिंग करने की तैयारी है। बिल्कुल विवेक, आपके पास दोबारा आएंगे जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक से क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, इन सब पर चर्चा होगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका भी शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है 2024 चुनाव से जुड़ी। ये सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर नहीं बन पाई है कांग्रेस की बात। कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही महागठबंधन में ये बड़ी फूट। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, कांग्रेस दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये बड़ी सियासी खबर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस की बात नहीं बन पाई है, इसीलिए अब कांग्रेस सभी 7 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। विपक्षी दलों की बैठक से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ये बड़ी फूट पड़ गई है दिल्ली को लेकर।
देखिए, ये लगभग 3 घंटे की मीटिंग में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी, खरगे जी, केसी वेणुगोपाल जी और दीपक बाबरिया जी रहे। 3 घंटे की मीटिंग शुरुआत हुई संगठन को लेकर कि संगठन कमजोरियां क्या हैं, उस पर कैसे काम किया जाए, सुझाव आए उसको कैसे हम मजबूत कर सकते हैं। दूसरा सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है, मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था, 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी उसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि हम 2 पे लड़ेंगे, हम 4 पे लड़ेंगे, बाकी पे काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं। हम 7 में दूसरे नंबर पर रहे 19 में, और अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि लोग भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प पूरे देश में कांग्रेस को देख रहे हैं। ये राहुल गांधी जी ने अपने अनुभव भी हमें बताए कि वो जब सब्जी मंडी आजादपुर गए या यहाँ गए, लोग देख रहे हैं। सो अभी कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा कि आप दम से 7 पे लड़ के पहले पे भी आ सकते हैं। ये उनके शब्द थे जो हम में एक विश्वास पैदा करता है। सुनी जिनका कहना है कि कांग्रेस